नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही है, कौन सी है? हाले कानपुर। अब तो रट भी गया होगा आपको। इस यात्रा के तहत हम कानपुर में जा रहे हैं, लोगों से मिला रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं। उन्होंने कितना अपने जीवन में संघर्ष किया है वो भी बतला रहे हैं, और किस पदों पर आसीन है ये भी दिखला रहे हैं। इसी कड़ी में हम आए हैं आज स्वरूप नगर में, जहाँ मैं आप ले जा रहा हूँ, जो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे स्वरूप नगर में जब हम आए तो ये प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स है ना, ये प्लेट्स यहाँ रखी हुई हैं। ये प्रिंटिंग प्रेस की प्लेट्स हैं। और धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस स्थिति में जो हम लोगों का मीडिया के पेपर हैं, जो आपके सामने छप के आते हैं, उनको हम आपको दिखाते हैं और खूबसूरती बताते हैं इस प्रेस की। ये प्रेस प्रिंटिंग प्रेस पूनम प्रिंटिंग प्रेस के नाम से है। आप शैलेन जी हैं, संचालक हैं, काफ़ी हद तक पूरा काम यही करते हैं। ये प्रेस दिखा, एक बार प्रेस दिखा दो जरा। ये पूनम प्रिंटिंग प्रेस है। ये 1979 में या 1980 के आसपास के समय पे ये प्रेस आई थी। 1980 में ये प्रेस आई थी और कानपुर की ये दूसरी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति द्वारा संचालित की जाने वाली प्रेस है। और वर्तमान में ये पहली और आखिरी बोल रहा हूँ मैं कि ये कानपुर में किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के द्वारा संचालित की जाने वाली प्रेस है। मतलब कानपुर में कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति इस तरह की प्रेस संचालित नहीं करता है, उसके पास प्रेस है ही नहीं। तो सबसे पहले जो इसकी पहले थी, सबसे पहले जिन महोदय की थी, अब वो महोदय है नहीं, तो वो प्रेस हो चुकी है ख़त्म। तो केवल एक प्रेस है जो शेड्यूल कास्ट की है, और शेड्यूल कास्ट के जितने भी यहाँ पर लेखक हैं, संपादक हैं, अखबारों के संपादक हैं, उनकी ये अमृतकाल है। ये जगह जो है अमृतकाल है, यहीं पे आकर लोग अपने अपने पेपरों को छपवाते हैं। तो संचालक जिन्होंने इस प्रेस की स्थापना की थी या ये प्रेस डाली थी, उनका नाम चंद्रशेखर जी है। वो अभी हैं हमारे साथ और आज आइए उनसे बात करते हैं। बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं उनके। अरे नहीं, हटा देते हैं। चाचा जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। बताइए। जैसा हमने आप जाना, बातें करी, तो ये कानपुर की दूसरी शेड्यूल कास्ट की प्रेस थी। हाँ जी, हाँ, थी नहीं, है। हाँ, हाँ। ये बात सही है। शुरुआत दूसरी हुई थी, लेकिन कानपुर में अभी ये है पहली। अब हाँ, पहली है। है, इसके अलावा तो अब कोई है नहीं, कोई है नहीं। उस दौर में 1980 के दौर में ये आपके दिमाग में, आपके मन मस्तिष्क में ये कैसे आया कि नहीं एक प्रेस खोली जाए? कि जब शेड्यूल कास्ट के होने के बाद, क्योंकि अखबारों के संपादक भी शेड्यूल कास्ट के नहीं होते होंगे, बड़ा स्ट्रगल का दौर होगा उस समय, तो आपके मन मस्तिष्क में कैसे आया कि चलिए एक प्रेस खोलते हैं और एक अखबार निकालते हैं? इसलिए आया कि शेड्यूल कास्ट को हर प्रकार से दबाया जाता था। तो हमने पहले पम्फलेट छपवा करके बांटना शुरू किया कि जागो, उठो, अच्छा, अपना उद्देश्य प्राप्त करो। शेड्यूल कास्ट लोगों को जागो, उठो और अपने लक्ष्य तक पहुँचो, ये हमारा उद्देश्य था। तो जब लोगों ने हमारा इस प्रकार से पर्चा छापना बंद कर दिया, तो युवा में प्रेस डालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आपका पर्चा था, ये स्लोगन था, हाँ, वो आपका छापना ही बंद कर दिया? हाँ, हाँ, तो क्यों ब्राह्मणों के खिलाफ था वो। अच्छा, ब्राह्मणों के खिलाफ होने की वजह से। हाँ, ओके, ठीक। तो इसलिए हमें प्रेस डालना पड़ा। और फिर प्रेस में इतने बाधाएं आए कि हम ना होते तो कोई बर्दाश्त कर नहीं सकता था। 7 बार यहाँ पर LIU की वो हुई, रेड पड़ी, 7 बार। लेकिन हमें एक सिद्धि ने बता दिया था कि ये सब भ्रष्ट होते हैं, आपके पास आए हैं कि हम 100 रुपये लेंगे तो आप उनको 200 दो, आप खिलाफ कभी नहीं लिखेंगे। तो आपने दिए? वही किया कि वही करते रहे और आज सफल है। 100 के 200 दे के आज 42 साल से टिके हुए हैं। सही है कि उस दौर में जब आपने कहा कि जब आपका पर्चा ब्राह्मणों ने प्रेस ने छापना बंद कर दिया, तो जो आपके पास LIU की रेड पड़ी, वो आपकी नज़र में कौन लोग होंगे जो डलवाते थे? ब्राह्मण थे, सभी ब्राह्मण थे। हाँ, सब पत्रकार थे, उनका अखबार फ्री नहीं छापते थे।
अच्छा, वो आपसे कहते थे कि अखबार फ्री में छापो। हाँ, फिर छापो। ऐसे कितने लोग होते होंगे उस दौर पे? 5-6 लोग थे, और झूठा पर्चा लिख करके दे देते थे, हाँ। पूरा पता से ये है ये करके। अच्छा अच्छा, हाँ, वो 5-6 लोग फ्री में छपवाते थे, छपाना चाहते थे। और लगभग कुछ- फिर आपने जब शुरुआत की थी तो कितने लोगों के आप अखबार छापते थे? कितने अखबार आप निकलवाते थे? अरे उस समय 5-6 थे। 5 ही 6 थे। हाँ। तो मैं उस दौर में ब्राह्मणों के कितने थे और दलितों के कितने थे? दलितों के एक भी नहीं थे, ब्राह्मणों एक भी के एक भी नहीं थे। हमारा छोड़कर बिक्री का नहीं था। आपका किस नाम से सब चलता था? अपना अभियान। अपना अभियान नाम से। हाँ। किस सन में शुरू किया था? 79। 79 में। हाँ। मतलब जिस समय शुरू किया था उसी समय आपने प्रेस डाल दी। पहले अखबार आया, फिर प्रेस आया। पहले अखबार आया फिर प्रेस। हाँ, तो फिर अपना अभियान को बंद कराने की बहुत कोशिशें की गई। बहुत कोशिश की, आज भी हो रही हैं। एक यही बैठे हैं इन्होंने हमारा नाम लिखवा दिया वहाँ पर, और वो कहता हम छापा डाले नहीं, कितना छापते हो कितना नहीं छापते हो। अच्छा। हाँ। नहीं तो 42 साल से आप एक अखबार चला रहे हैं, ये बड़ा विषय है कि सबसे पहला दलित अखबार भी फिर आप ही का होगा कानपुर में? हाँ, मेरे नहीं, पहले उनका था, उन्हीं का था। सोनकर जी क्या का। नाम था उस पेपर का, कुछ याद है? अरे नाम नहीं याद आ रहा इस समय, नाम नहीं याद आ रहा। सुशंराज सोनकर का था, नाम नहीं याद आ रहा। कर्नलगंज में थे वो, अच्छा अच्छा। उनका अखबार था। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो कानपुर में दलितों के, क्योंकि आपके पास तो सभी लोग आते होंगे छपवाने के लिए, दलितों के कितने अखबार चल रहे हैं, कितने संपादक है लगभग, कुछ पता है? नहीं, संपादक तो 3-4 हैं, हाँ। लेकिन नीरज को अलावा करके कोई नहीं। एक सुसीम है, उसका बंद है। हाँ। एक और है वासल, उसका भी बंद है। ये चले ही नहीं, डाला तो इन्होंने, हाँ, हाँ। चला ही नहीं पाए। ये चला नहीं पाए। मान्यता प्राप्त तो हम ही अकेले हैं। तो उसमें मान्यता प्राप्त कितने हैं? मान्यता प्राप्त एक इनका है, और चार इनका हमारे, मतलब नीरज सोनकर जी का है, कानपुर स्टार टाइम्स, उसके अलावा 4 हमारे हैं। 4 आपके हैं। अपना अभियान, रसराम टाइम्स, नाउ यू नो, अपनी सामाजिक एकता पाक्षिक। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है, आप बता सकते हैं इस चीज़ को बहुत ही, कि दलितों में अखबार या न्यूज़पेपर या इन सब चीज़ों में आ क्यों नहीं रहा है, या आते हैं तो इनको रहने नहीं दिया जाता है, ये सर्वाइव ही नहीं करने दिया जाता है, इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, या इनमें चेतना ही नहीं है कि अखबार कुछ चलाया जाए, कुछ ऐसा क्या? 2 बातें हैं, एक तो उनमें जानकारी नहीं है, दूसरा धनाभाव है कि वो प्रिंटिंग का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? सरकार विज्ञापन देती नहीं, प्राइवेट कोई देगा नहीं, क्यों? आप शेड्यूल कास्ट के हैं, अच्छा, कोई विज्ञापन नहीं देगा आपको, और ना आपका अखबार पढ़ेगा। 25 साल का अनुभव बोल रहा है कि पहले साल कोई प्राइवेट अखबार, कोई प्राइवेट ऐड नहीं आपको मिला? नहीं, कभी-कभार मिला हो, अलग हाँ बात है। कहाँ, उसे मिला नहीं, लेकिन से रेगुलर बेसिस पे नहीं क्योंकि मिलता। नहीं, ना। अब आप भी हो, छापते हो तो पैसा लेते नहीं हो अखबार निपटाते हो ये जो है शेड्यूल कास्ट के बस की बात नहीं है। क्यों? धनाभाव है, दूसरा उनको सोसाइटी नहीं मिली हुई है, न उनको लिखने का ढंग है, केवल आपके को देख करके घोषणा पत्र भर दिया, उनको बाई चांस टाइटल आ गया, एक आधे अंक छपाए, उसके बाद टाइम फिश, कुछ नहीं कर पाते और न कर पाएंगे भविष्य में। अब ये पूछे, ये भी बंद करना चाहते हैं, हम भी बंद करना चाहते हैं। जब कोई विज्ञापन घर से पैसा कहाँ तक लगाएं? सरकार कुछ दे नहीं रही तो हम लोग कहाँ से लगाएं? दलितों के उत्थान के लिए इतने दिनों में पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया, आपकी नज़र में कोई है? कोई किया नहीं गया और न करेंगे वो। और आप कुछ एक लाइन लिख दो तो आप जेल के अंदर होगे, या बंग वाले मार मार के ठीक कर देंगे। अरे ये भी स्थिति है, ये भी स्थिति है। यदि आप उनके खिलाफ लिख दो एक भी शब्द तो देखिए फिर क्या होता है आपकी दशा। रास्ते में कहो गाड़ी लड़ा दी, कहो पीछे से बम फेंक दे। क्यों? पत्रकारों के साथ ये होता है। हाँ, पत्रकारों नहीं, दलित जितने पत्रकारों ही नहीं, जो समाज को उठाना चाहते हैं उसमें लगे हुए हैं, उनको देखना नहीं चाहते। क्यों चाहते हैं कि यदि ये समाज उठ जाएगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा? गुलामी कौन करेगा? हमारे खेतों बागों में मकानों को कौन बनाएगा, सड़कों को कौन बनाएगा? ये है। अब तो सड़कों में मशीनें आ गई, कोई बात नहीं, गड्ढा खोदने में मशीनें आ गई,
पहले तो ये सब लोग करते थे, अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। एक चीज़ और बताइए, कुछ आइडिया तो नहीं होगा, खैर आपके पास एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, लेकिन 1980 के बाद से अभी तक कितने दलितों के संपादक ने आए होंगे और पेपर चलाए होंगे? कुछ तो आइडिया होगा कि बहुत आए होंगे कि 100 आए, 200 आए, लेकिन चला कोई नहीं अभी तक। ज़्यादा 3-4, कोई चले नहीं। चले 3-4, आए कितने होंगे लगभग? वही 2-3, बस 2-3 ही आए। और क्या, कोई आए नहीं। 40 साल से कानपुर में केवल 2 या 3 लोग, 4 लोग बहुत ज्यादा हैं जो अखबार की तरफ जैसे मान लो अपना को जोड़ लो, इनको जोड़ लो, बाकी कोई नहीं। सुसीम है चौबेपुर का, नहीं चला पा रहा। एक उसका क्या नाम, एक और है वात्सल्य, टाइटल आया, डाला, उसका नंबर आया नहीं तो बंद की हुई, एक है छपाया अखबार केवल। अच्छा, वात्सल नाम है उसका। ये स्थिति है कि 42 साल हो गए हैं लगभग कानपुर में, और अभी भी यह दयनीय स्थिति बनी हुई है। 3 या 4 से ऊपर अखबार दलितों के कानपुर के अंदर नहीं चल रहे हैं, और सिर्फ चल रहा है तो केवल ढंग से एक चल रहा है, कानपुर स्टार टाइम, नीरज सोनकर जी का। इसके और आपके चल रहे हैं, अपना अभियान चल रहे हैं इस, और वो मान्यता प्राप्त भी हैं। यही आप दोनों लोगों के ही मान्यता प्राप्त, बाकी किसी के भी मान्यता प्राप्त नहीं है। इनको मान्यता और नहीं है, प्रमाणता नहीं है इनकी। नहीं, अरे उसमें भी जोड़ो ना प्रमाणता। चलिए उसको हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, थोड़ा सर दिखाना जरा, पूरे ऑफिस को दिखाओ, पूरे ऑफिस की स्थिति देखिए। ये दलितों के प्रेस की ऑफिस है, मतलब किस तरीके से आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं, आर्थिक की स्थिति देखिए, समाज बनवाया वरना ये भी नहीं था। आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखी गई है। आपने बहुत कुछ झेला होगा, सही बात है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ किसी भगवान की फोटो नहीं है, उस दशक से आप है। तो भगवान फोटो हो कैसे? भगवान हो तो हो, भगवान जब भाई नहीं। अच्छा, जब भगवान है ही नहीं तो उसकी फोटो भी नहीं, तो कैसे फोटो, जब कोई है ही नहीं तो फोटो कहाँ से ले आओगे? तो किसको मानते हैं फिर आप? अम्बेडकर साहब को मानते हैं? हम मानते हैं मानवता को। आप हमसे व्यवहार अच्छा करें, हम आपसे करें, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाबा साहब भी पैदा हुए तो जितना कर सकते थे किया लोगों के लिए, और रामा स्वामी नायकर ने किया, बहुत लोगों ने किया, लेकिन यह है कि इनको उठने नहीं दिया गया। और इवन दिन यहाँ थे मुरलीधर कुरिल विधायक, उनको एक गांव है वहाँ पर जूते 4 पर बैठने दिए गया, जूतों से मारा भी गया। अच्छा, हाँ, विधायक को। बहुत सी बातें खुल के आएंगी कानपुर के बारे में, बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तो प्रेस की बात कर रहे थे, अभी समाज की बात जब करना शुरू करेंगे, नेताओं की करना शुरू करेंगे, बहुत सी बातें खुल के आएंगी। देखिए, आरक्षण के नाम पर तो हो जाते हैं, लेकिन समाज के लिए वो बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं है। नेता लोग कुछ भी नहीं है। हाँ, गुलामी करते हैं, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, अपनी आवाज़ उन पर पहुँचा नहीं सकते। जैसे हमने बताया मुसल दौरे का, उन्हें पूछ लिया कि बताइए आप लोग बैठे हुए हैं, सब मकान मालिक हैं, आपके मकानों में कितने शेड्यूल कास्ट के IAS PCS IPS की मीटिंग में पूछ ले, हाँ, उस RSS की मीटिंग थी। अच्छा, RSS की मीटिंग चल। हाँ, तो आप भी तो RSS में थे? यहाँ थे हम। फिर आपको हटाया गया था? नहीं, स्कूल से हटाया गया। स्कूल से हटा दिया? हाँ, क्या वजह रही थी? अच्छा, पहले RSS ज्वाइन क्यों किया था, ये बताइए। वो बता रहे हैं आपको कि उसमें जी शब्द लगता था, जात पात लगती नहीं थी, तो हम उसी के मानने वाले, जात पात के विरोधी। तो वहाँ पर इससे हम प्रभावित हुए, वहाँ जाने लगे। धीरे धीरे पता लगा कि ये है छद्मवेश का ये कारनामा है, छद्मवेश। समझ गया। हाँ, तो बाकी और तो उनके पास कुछ है नहीं। आज भी देख लो, अब वो मुसलमानों के करने लगे, सब करने लगे। लेकिन उनके साथ में पूछ लो कि तुम्हारे स्कूलों में कितने मुसलमान बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिशु मंदिरों में कितने लोग हैं? एक भी नहीं होगा। आप शिशु मंदिर में पढ़ाते थे? हाँ, शिशु मंदिर में। फिर बाद में आपको हटा दिया, जैसे जान गए कि हाँ, हटा दिया गया। सीधे कहा गया कि दरकिनार या आप चले जाइए, या धीरे धीरे करके आपको किनारा लगाया गया? वो दूसरे ढंग से, जिस ये प्रबंधक थे, इनसे कहा गया कि इनको हटा दीजिए क्योंकि हम लोग गए थे बिहार,
शेड्यूल कास्ट की मीटिंग में उनको पता लग गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये समाज के लिए खतरनाक, इनको हटाइए यहाँ से, अच्छा, हटा दिया गया। अनुभव बहुत है आपको, आपने आरएसएस पे काम भी किया, उनके साथ रहे भी हैं, मान लीजिए सिर्फ एक विचारधारा की वजह से कि आप जात पात के विरोधी थे, उसमें जात चलती नहीं थी। क्या दलितों के लिए आरएसएस जैसे संगठन सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? वो आप खुल के बोलने नहीं देंगे। आप जो कहना चाहोगे, करना चाहोगे, तो वो आपको साइलेंट कर देंगे। जैसे शाखाओं में आपको बुलाएंगे और आप विरोधी हो, तो वहाँ पर एक चलता है कुरु, मारना पीटना। इनको बोला नीरज कुरु, तो सब लोग उनको मान रहे। अब देखा बहुत चोटिल कार महेश कुरु, इस प्रकार से बदलते रहते, इनको वहाँ रहने नहीं देना चाहते थे। अच्छा, जैसे जान जाते थे आरएसएस में कि दलित है, तो शाखाओं में दूसरे लोगों से उनको मरवाते थे। हाँ, मरवाते क्या, वो एक उनके यहाँ एक खेल है। अच्छा, खेल है। हाँ, उसमें से कि इसको कैसे हटाओ, तो तमाम प्रकार खेल है। तो एक कुरु शब्द है, इनको मारो, फिर इनको मारो, इनको मारो। तो इस प्रकार से करके वो वहाँ से चाहते थे यहाँ से भाग जाए मार खा के। तो ये तो कहते हैं, आरएसएस हमेशा कहती है कि दलित हिंदू है, हिंदू के कुनबे में रहो। हिंदू कोई है भी यहाँ? तो कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण, हिंदू है कहाँ? यहाँ सब जात पात बटे हुए हैं, हिंदू कोई नहीं है। केवल ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये है। और है क्यों? हिंदू होता तो हिंदू तो द्विवेदी चतुर्वेदी क्यों होते? वो आपको भरमाने के लिए, अपने ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा कहते हैं। बाकी उनसे कहो कि आप ब्राह्मण लिखो। एक समय आया था जब हम स्कूलों में पढ़ाते थे, तो आया था कि नाम क्या, कोई जाति नहीं लिखी जाएगी। तो कुछ दिन तो चला, उसके बाद उन्होंने विरोध किया, नहीं जाति क्यों नहीं लिखी जाएगी भाई, उनका बाहुल्य है, वो हर जगह छाए हुए हैं। 10% लोग 90 लोगों पर हावी है आज भी। देखिए, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर 5%, ब्राह्मण 3%, बनिया 2%, बाकी एससी बीसी माइनॉरिटीज ये 90% है। और हर जगह देखो पंडित है, ठाकुर है, बनिया है, बाकी शेड्यूल का कितने लोग हैं नौकरियों में, बता दो मुझे। तो ये 10% 90 पर हावी आज भी, और हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। क्यों? हमको मिल गया बढ़िया रहने को, बढ़िया औरत मिल गई, बस हम उसी में लीन हो गए। बता दो कोई शेड्यूल कास्ट उसमें लाया हो? टीडी और डीवी में खुश है सर? नहीं, उसमें कोई विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में कोई ऐसा विधेयक लाया हो या उसका विरोध किया हो, कोई पूछा हो? इतने सांसद विधायक कुछ नहीं करते। अब पूछा, बता दो ना, मैं कोई कभी नहीं करते, ना करेंगे जी। सब गुलाम है, सब गुलाम है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शेड्यूल कास्ट को केवल शेड्यूल कास्ट का ही वोट मिले दे, बाकी में किसी वोट नहीं चाहिए। तो गांधी ने इसका विरोध कर दिया, आमरण पर बैठ गए। बाबा साहब को वापस लेना पड़ा, पूना पैक्ट। ये है, वो स्थिति आज भी है, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। सही है। तो जो चुनाव चलते हैं, जैसे अभी 17 हुआ, इससे पहले 14 हुआ, फिर 19 हुआ, फिर अब 22 हुआ, दलित का वोट तो बीजेपी में ही पूरा चला जा रहा है, हिंदुत्व की विचारधारा को करते हुए। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं फिर? भाई शेड्यूल कास्ट वो हम कहलवाना नहीं चाहते, वो कहेंगे नहीं, हम इसको बंद करो, फिर बताते हैं। नहीं बंद करो, बता देना। अच्छा, नहीं बंद करो, चलिए क्वेश्चन ही बदल देते हैं। नहीं, कुछ किसमें ईवीएम में वो कोई चिप ढूंढ नहीं पा रहा, वोट को मिलते नहीं, वो चिप आपने यहाँ डाला और वो चला गया यहाँ। वो चिप सभी लोग बोल रहे हैं। नहीं, वो सच्चाई है, सुन लो। ईवीएम के लिए सभी लोग बोल रहे हैं, ईवीएम में कुछ दिक्कत है, आप बोल सकते हैं। नहीं, सुन लो। जहाँ पर 4 किसान मारा गया हो, वहाँ 8 सीटें 8 फेरी में जीत जाए। कितना किसान मारा गया, बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत? अरे नहीं, वो नहीं बोलेंगे। नहीं, आप बोल सकते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। ईवीएम पे अगर प्रश्न चिन्ह आ रहा है, और जो आपने लखीमपुर खीरी वाली बात करी, अरे वही नहीं, ये आपका ले लो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ किसान है, जाट है, वहाँ भी सब सीटें जीत गए। ईवीएम का है कुछ? वो खेल पूरा है, पूरा खेल ईवीएम का। मतलब दलित इतना ज्यादा बीजेपी में जा नहीं रहा है ना। सही है, तो आप सही जगह पे भी जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं एकदम सही से, क्योंकि अनुभव है आपके पास बहुत ज़्यादा।
नकलवा बाकी आप प्रसारित करोगे वो नकलवा तो अच्छा है। कानपुर में दलितों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं कि आज भी नहीं है। उनके बच्चे कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई आवारा घूम रहा है, कोई इनके साथ गया, कोई उनके साथ में गया, पढ़ाई है ही नहीं। इन्होंने सारे स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए 8वीं तक क्लास बंद कर दिए। आपके बच्चे जो है कोचिंग नहीं पढ़ सकते, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, क्यों हैवी फीसें हैं। आपके पास पैसा नहीं, नौकरी है नहीं, धंधा है नहीं, तो आप फीस कहाँ से देंगे स्कूल में? सब प्राइवेट कर दिया, एजुकेशन प्राइवेट कर दिया, तो प्राइवेट में शेड्यूल कास्ट बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। अब हम ही हैं, अब तो खैर बिटियान की इंटर हो गई, बाकी 7,000 रुपये फीस महीने में जाती थी, कहाँ से देंगे? सही बात है, कोई नहीं दे पाएगा, महंगा कर ही दिया है। तो लेकिन शहरों में देखा गया है कि वाल्मीकि, पासी और सोनकर वोट ज़्यादा रहता है, और ये कहा जा रहा है कि नहीं, पूरा पूरा बीजेपी का परंपरागत वोट है, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मुस्लिम के विरोध में नहीं ना परंपरा वोट रहा है कांग्रेस का जी। अच्छा, ये सारा कांग्रेस का वोट था, बीजेपी कभी रहा ही नहीं। जो उस समय जनसंघ था, कभी नहीं रहा, जनसंघ जीती भी नहीं कभी। जिस भी अस्तित्व में आया है मान लेते हैं, तो क्या मुसलमान के विरोध में ये तीनों जातियाँ तो है ही नहीं, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं। वो सब चाचा चाची, बुआ फूफा मौसी नानी दाई कहा करते थे। वो हम लोग के यहाँ वो मकान बनाने काम करते थे और काम करते थे। ये कभी शुरू का जो है इनका वोट नहीं रहा, ना आज है, जो होता है वही बात है। अच्छा अच्छा, हाँ, हम लोग वापस प्रेस पे आ जाते हैं मुस्लिम चीज़ों को लेते हुए। आप क्या कहना चाहेंगे उन लड़कों से जो पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं, लेकिन प्रेस भी एक ऐसा क्षेत्र है, पत्रकारिता भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें आके कुछ तो रोजी रोटी सम्मान के साथ कमाई जा सकती है, आप ऐसे लोगों को क्या बिल्कुल नहीं, हाँ, कहाँ कमा पाएंगे? बताओ ना सर यार नीरज, इसमें पैसा ही नहीं, इस क्षेत्र में कोई पैसा नहीं है। हम लोग घर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यदि हमारे आप जैसे लोग न छपाएं तो हम टिक नहीं सकते। इन क्रांति का माध्यम तो पेपर ही है ना। नहीं, माध्यम तो है, लेकिन लोग आ कहाँ रहे हैं? उनके पास पैसा नहीं, ज्ञान भी नहीं है। देखिए, इसमें शेड्यूल कास्ट को कोई लाभ है नहीं। क्यों? आप बताओ, रेगुलर छपा रहे थे, नहीं छपा पा रहे। सोचो कि पैसा नहीं है, आप कहाँ तक 3,000 4,000 रुपये हर महीना दोगे, और उससे आवक कुछ है नहीं, जाना है। और आदमी क्या है, अखबार देखा, ठीक है भैया रख दो, ठीक बड़ी होनी है, और डाक से भेजो, जा रहा लेकिन क्या मिलते नहीं है। कोई आपका पेपर खरीदेगा नहीं, कोई मेंबर बनेगा, कोई आपको एड देगा। आज भी क्यों? सब दुकानें उनकी, सिल्ड का कितने दुकानें हैं, कोई ठेला लगाए होगा, कोई छोटे दुकान में बैठा होगा, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? आटो क्यों देंगे? इसलिए इस क्षेत्र में लोग आना नहीं चाहते, और ना यहाँ पैसा है। सम्मान इसलिए है कि प्रेस लगा हुआ है, तो पुलिस भी डरती है, बदमाश कहता है साले सब देखा है, एक को छोड़ो साले को यार, गाली दे के था, छोड़ो साले को पत्रकार है। बाकी कोई इज्जत नहीं है, और हो तो बता दो आप। दलितों की तो बिल्कुल ही नहीं कहाँ से होगा? वो तो बताएं दलित को, आप उनके मोहल्ले में जाओ तो आप 10 साल लग दिखा दो, तब जाने आपको, रहने नहीं देंगे आपको। और ये हाल पत्रकारिता में भी, अगर आप उतर गए हैं तो ये लोग रहने नहीं देंगे आपको। पत्रकारिता में हैं क्या लोग है भाई जो रहने नहीं देंगे? अरे जितने हैं उनके ऊपर भी तो नहीं, कोई नहीं। ये अपना नीरज का अलग धंधा, आपका अलग धंधा है। हम मास्टर भी है, हम मास्टर भी हो, अखबार भी कभी कभी निकलवा लेते हो कोई है नहीं इसमें, ईमानदारी से। और हम इसलिए हैं कि खुद का प्रेस है, बबलू सब चीज़ जानते हैं, बाकी हम लोग भी नहीं हैं। सही बात है, अगर खुद का प्रेस ना होता तो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं करता, सर्वाइव नहीं कर सकते भाई। हर महीने कहाँ से दें जब कोई कमाई नहीं, धंधा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो पूरी की पूरी हकीकत आपने बताई कानपुर में दलितों की स्थिति, वो भी प्रेस में, मीडिया में खासकर, और उन्होंने है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर है। एक नीरज सोनकर जी हैं और एक आप हैं, इनके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर यहाँ नहीं चलता है कानपुर में। और 42 साल का आपका अनुभव बता रहा है कि मुश्किल से 3 या 4 गिने चुने हुए, और अभी जिंदा केवल 1 या 2 हैं।
हाँ, इसके अलावा है नहीं और आने की उम्मीद भी नहीं है। उन्होंने चाचा ने बता दिया कि जब पैसा ही नहीं है, जेब से लगा लगा के कितना किया जाएगा। उसका मुख्य रीज़न यही था कि जब आप पेपर चालू करेंगे तो आपको ऐड नहीं मिलेगा, सरकारी ऐड मिलेगा नहीं, बहुत रेयर है जो मिले, और प्राइवेट ऐड आपको कोई देगा नहीं, क्योंकि आप उस लॉबी में नहीं आते हैं, उस उच्च वर्ग वाली लॉबी, ब्राह्मण वाली लॉबी में नहीं आते हैं, आप दलित की लॉबी में आते हैं। तो आप दलित हो, इसलिए आपको कोई भी ऐड नहीं देगा। इवन ऐड क्या होता है, एक तरीके का माध्यम होता है आपको बढ़ाने का, तो आपको कोई बढ़ाएगा नहीं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में चाचा ने कहा ना हो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पैसा है नहीं अपने तरफ से, और पूरे पैसे आप फूंक दोगे, घर फूंक तमाशा देखने वाला हाल होगा आपको। कबीर साहब ने कहा है जो चला हमारे साथ। तो हमसे बात करने के लिए चाचा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आप। चलो, ऐसे और लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे, अच्छे अच्छे लोगों से, और इस तरीके के संघर्षशील व्यक्तियों से भी हम आपको पूरे कानपुर में मिलाएंगे, जो अपने आप में मिसाल है। इनको जानना और समझना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।